वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया का नंबर वन एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग नाउस द पार्ट एंड अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है गाइस क्लास में। ये क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की। इस सीरीज को मैंने नाम दिया था लक्ष्य आरआरबी 2020। हम कहें तो जैसे कि कल एक इंफॉर्मेशन न्यूज आया था हमारे बीच में कि सर आरआरबी का डेट एक्सटेंड हो गया है। अभी मतलब प्री का जो डेट है वो एग्जाम टल गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बहुत सारे बच्चे को मुझे मैसेज आ रहा है सर ये क्या हुआ, एग्जाम होगा या नहीं होगा यार, तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज में मुझे पॉजिटिवनेस ढूंढना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया है तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा अवसर है जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम रह गई थी। यानी कहने का मतलब है जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम रह गई थी वो क्या कर सकते हैं, तो और अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। सिंपल सा बात है, आज है 10 दिन बाद हो, एग्जाम तो होना ही होना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी और मजबूती लाएंगे अपनी तैयारी में। और मेरा योगदान वहां पे एक छोटा सा रहेगा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। और मेंस में मेरा पेपर वहां पे रहेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, इस वीक में ले चलूंगा इसको। और फिर मैं चैप्टर में आऊंगा कुछ सीरीज और आपके पास जब क्वेश्चन का कलेक्शन में दे दूंगा। तो ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले, अगर अभी तक बहुत कम बच्चे यहाँ पे क्लास पे रहते हैं तो ये मजा नहीं आता यार, तो सेशन को शेयर करो, अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़े और क्लास का आनंद ले पाए। ठीक है, तो सबसे पहले लिंक को कॉपी कीजिए अपने सारी स्टडी ग्रुप में आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए गाइस, आगे की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, उसे रिजॉल्व हो चुका है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो गाइज अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। आपको सर्च करना है विवेक पांडे और मुझे यहाँ पे फॉलो करना है। इससे मेरी जितनी पेड और फ्री क्लासेस वो सारा आपको मिल जाएगा। अब वैसे अपनी प्रोफाइल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएगी। चलिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप प्लान कर रहे हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए तो एक रेफरल कोड है पांडे11, इसका PANDEY11। इस रेफरल कोड का उपयोग करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बैंक की कैटेगरी में, अभी बैंक की कैटेगरी में जो बैचेस हमारे यहाँ रन कर रही है वो अभी जैसे मैंने बताया था, आरआरबी का बैच तो ऑलरेडी रन कर ही रहा है, ये चल रहा है। पीओ का बैच आया था और अब आ चुका है क्लर्क का भी बैच। तो ये सारी बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं आप बैंक की कैटेगरी में इस रेफरल कोड का PANDEY11 कोड का उपयोग करके। तो ये है यहाँ के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जब भी आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसी रेफरल कोड का अप्लाई करें, इससे 10% डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस भी एक्सेस हो जाती है। चलिए, साथ ही साथ ये मेरी जो क्लासेस चल रही है ये सुबह 9 बजे चल रही है बैंक के लिए, और रात 9 बजे चल रहा है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। ये क्लास मेरी जो है वो टीईटी कैटेगरी में है, टीईटी कैटेगरी में, और ये जो क्लास है ये मेरी बैंक कैटेगरी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाले कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लैन, वेब, मेन, इंटरनेट या वैन? क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सा ठीक पूछा गया है, तो मैं इससे आंसर की उम्मीद मैं आपसे यहाँ पे करता हूँ मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, कंफ्यूज हो गए यहाँ पे? ऑप्शन कुछ ऐसा ही है, हमने सेट किया है यहाँ पे कि आंसर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ऑप्शन ये है आपके पास, आइदर इंटरनेट या तो वैन। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे वास्ट नेटवर्क लिखा गया और मिलियंस ऑफ पीपल को कनेक्ट करने के लिए बात की गई, तो आंसर आपका होगा इंटरनेट। आंसर आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर आपका होगा, मैं अगर बता दूं तो आंसर यहाँ पे होने वाला है
इंटरनेट इज द राइट आंसर, इंटरनेट इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरनेट इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, इंटरनेट अगर पूछा जाता है कभी कभी इनमें से कौन सा बड़ा नेटवर्क, याद रखिए इंटरनेट इज द पार्ट ऑफ वैन। इंटरनेट है वो वैन का पार्ट होता है, तो अगर इंटरनेट ऑप्शन में नहीं होता तो हम वैन भी टिक करते हैं। और उसी तरह जो ईथरनेट होता है, ईथरनेट होता है वो हमारा लैन का पार्ट होता है। ईथरनेट जो है वो हमारा लैन का पार्ट है और इंटरनेट जो है वो मेरा वैन का पार्ट है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। द प्रॉपर्टी दैट व्हेन क्लास आर अरेंज्ड इन हायरार्की each class assume that attribute and method of its ancestors is, वह गुण जो वर्गों को पदानुक्रम यानी कि हिरार्की की जाती है और प्रत्येक वर्ग अपने पूर्वजों करने का मतलब है एंसेंटर यानी कि पेरेंट्स की विशेषता और तरीका को मानता है। सिंपल सा बात है। ये क्वेश्चन किससे लिया गया है वो मैं बता दूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओप्स, ठीक है। ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इसके बहुत सारे फीचर होते हैं जिस वजह से उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा जाता है। फीचर क्या है, तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग। ये सारे प्रॉपर्टी हैं जो वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सब की विशेष, ये सब क्या है, फीचर है ओप्स के बारे में। आपसे पूछा भी जाएगा इनमें से कौन सा फीचर है, तो याद रखिए ये चारों फीचर है ओप्स के, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है, तो गाइज ये कहा गया है इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है इनहेरिट करना। इनहेरिटेंस एक ऐसा फीचर होता है जिसमें अगर कोई पेरेंट क्लास है, अगर कोई पेरेंट क्लास है मान लीजिए ए और उसके चाइल्ड क्लास है बी, तो क्लास बी के अंदर ए वाली प्रॉपर्टी आ सकती है, यानी कि हमारे मेरे अंदर मेरे पापा की क्वालिटी आ सकती है। इस सिस्टम को कहा जाता है इनहेरिटेंस, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा और सबके बारे में बता दें, यानी ये जो डेफिनेशन है अगर आपसे पूछा जाए इनहेरिट करना यानी हिरार्कीज करना, यानी कि चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आना, इसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। लिख लेना कहीं राइट डाउन करके, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है वही। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर किसी एक मेथड का, अगर मान लीजिए कोई ऐड नाम का मेथड है, छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसका मल्टीपल वे में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम अल्फाबेट को भी जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, नंबर को भी जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि कह सकते हैं वन थिंग हैज अ मेनी फॉर्म, किसी एक चीज का मल्टीपल फॉर्म है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आप जो है, आप एक स्टूडेंट भी हैं, लेकिन आप किसी के भाई भी हैं और किसी के पुत्र भी हैं और किसी के दोस्त भी हैं, यानी आपके मल्टीपल रोल्स हैं। तो ये जो फीचर है उसे ही कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, ये याद रखिएगा। अब आगे आते हैं तीसरे पॉइंट में, इंकैप्सुलेशन। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि डेटा और मेथड यानी कि फॉर्मूला, ये दोनों को जोड़ के किसी, अगर दोनों को कंबाइन करके हम एक चीज कंसीडर करते हैं उसे कहा जाता है इंकैप्सुलेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जो इनर डिटेल को हाइड करता है, उसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, डेटा एंड मेथड को कंबाइन करने की प्रक्रिया को इंकैप्सुलेशन कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, मेनी फॉर्म ऑफ वन थिंग इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, और इनहेरिटेंस का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए और ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। दोबारा रिपीट करता हूं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कहीं लिख लेना राइट में। वन थिंग हैज मेनी फॉर्म, किसी एक चीज का अगर बहुत सारा रूप है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच अ चाइल्ड क्लास हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, यानी कि एक चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी होती है, वो इनहेरिटेंस कहा जाता है। इंकैप्सुलेशन का क्या कहा जाता है, डेटा और मेथड को कंबाइंड फॉर्म में अगर एक एंटिटी हम समझते हैं, एक क्लास हम समझते हैं, उसे इंकैप्सुलेशन कहा जाता है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है, जो इनर डिटेल को हाइड करके रखता है, उसे इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहा जाता है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन में। द एट्रीब्यूट ऑफ एन मेथड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट आर स्टोर्ड। द एट्रीब्यूट ऑफ एन मेथड, सबसे पहले मेथड क्या होता है वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए ऐड मैंने लिखा है या मैंने स्टडी भी लिखा है, स्टडी लिखा है, तो ये एक मेथड हो गया। और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है कि चलो भाई मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कहां स्टोर रहता है, ऑब्जेक्ट इंस्टांसेस में, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में
ऑब्जेक्ट फाइल में या ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी में, कहां पे स्टोर होता है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसे एक्सप्लेन करें और यहां पे आंसर करें। ठीक है, बहुत सटीक सवाल यहां पे मैं करवा रहा हूं। यहां पे देखो थोड़ा सा लेवल मैंने एनहांस कर दिया है, ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइज मैं तो बस इतना ही कहूंगा, अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़िए। सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव तब बनेगा जब यहाँ पे अब मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगे, बहुत ही कम स्टूडेंट रहते हैं, मजा नहीं आता है। चलिए, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, आंसर होगा ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। याद रख लेना एक छोटी सी परिभाषा के रूप में, और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं हमें खराब करना है, तो ये याद रखिएगा। वो क्या है? तो एक आपका ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी के फॉर्म में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फॉर्म में। एन ई आर डायग्राम इज ए ग्राफिक्स मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। ई आर डायग्राम जो है वो एक ग्राफिक्स मेथड है, वो किसको प्रेजेंट करता है? ठीक है, सबसे पहले अगर इसका अगर फुल फॉर्म आपको मालूम है तो आप आंसर आसानी से कर सकते हो। ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ई आर का फुल फॉर्म होता है आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ई आर डायग्राम क्या है? एक ग्राफिक्स मेथड है, किसके बीच में बताता है? तो याद रखिएगा, ये अब नाम ही क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप। तो एंटिटी यानी कि टेबल हुआ। एंटिटी का मतलब, ये डेटाबेस से लिया गया है। एंटिटी का मतलब टेबल होता है। तो टेबल और टेबल के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो वो ई आर डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। आते हैं पहले नंबर, प्राइमरी की एंड देयर रिलेशन, ये नहीं हो सकता है। प्राइमरी की एंड देयर रिलेशन ऑफ इंस्टांसेस, ये भी नहीं हो सकता है। एंटिटी क्लासेस एंड देयर रिलेशन, हाँ यही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा बात है, अगर इसके फुल फॉर्म आपको मालूम है तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, सर इससे और क्या क्या सवाल बन सकते हैं? तो देखो, इससे सवाल क्या बन सकता है? आपसे पूछा जाएगा किसका क्या सिंबल होता है। तो एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, याद रखिएगा। रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है डायमंड से, ये हो गया रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और आपका इलिप्स से रिप्रेजेंट किया जाता है एट्रीब्यूट से। कहीं साइड में लिख लेना, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट लिख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखो मैं जब भी जो पढ़ाता हूं, अगर मैं 15 क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो 15 में आपको मैं 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी देता हूं। तो मेरा यही कहना होगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, आप अपने नोट्स को लेके बैठिएगा। ऐसे टाइम से अगर अगर टाइम पास करने के लिए आओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ आप अगर सिर्फ वीडियो देखोगे ना तो आपको बोरिंग लगेगा। मैं फैक्ट बताता हूं आपको, यार क्या पढ़ा रहा है ये टीचर, समझ ही नहीं आ रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी फैक्ट्स मैं अगर बताता हूं, आप थोड़ा थोड़ा राइट डाउन करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपको जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं वो आपको राइट डाउन होता जाएगा, और साथ ही साथ आपको क्लास को मजा भी आने वाला है। यार ऐसा नहीं है। चलिए, अब आगे आते हैं अगले सवाल में। विच वन इज नॉट एंड्रॉइड वर्जन? इनमें से कौन सा है जो एक एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है? ठीक है, लॉलीपॉप, मार्शमैलो, नॉगेट, ओरियो या कैंडी, क्या होता है? चलिए, ये सवाल है। एंड्रॉइड सबके मोबाइल में होता है, ऑलमोस्ट मिडिल क्लास लोग हैं एंड्रॉइड ही यूज करते हैं, थोड़ा अपर क्लास वाले लोग आईफोन यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताना, इनमें से कौन सा एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है। चलिए, सबसे पहले एंड्रॉइड है क्या? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मोबाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए, तो वो लॉलीपॉप है, मार्शमैलो है, नॉगेट, ओरियो। राइट आंसर है कैंडी। कैंडी आपका कोई एंड्रॉइड का वर्जन नहीं है। ठीक है, तो आपको सारा वर्जन याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, आपका आपने नाम सुना होगा कप केक, सारा राइट डाउन कर लेना। कप केक होता है सी से। डोनट होता है, DOU है, सॉरी मैं लिख देता हूं, डोनट हो गया। इक्लेयर्स होता है, सारा चॉकलेट्स के नाम पे, एक खाने पीने के नाम, इक्लेयर्स हो गया। फ्रोयो होता है एफ से, एफ के बाद जी से जिंजर ब्रेड होता है। ठीक है, एस से हनी कॉम होता है, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, एच हो गया। आई से आइसक्रीम सैंडविच होता है, आई से है आइसक्रीम सैंडविच, लिख लेना कहीं, आइसक्रीम सैंडविच। आई हो गया। जे से आपका जेली बीन होता है, के से आपका किटकैट होता है, एल से आपका लॉलीपॉप होता है, एम से आपका मार्शमैलो होता है, एन से आपका नॉगट होता है, एन हो गया।
MNO से आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा नहीं तो ओरियो होता है, ओरियो होता है। POP, पी से आपका पाई होता है, बस इतना ही है। लेटेस्ट आपका पाई है, अभी इससे आगे नहीं आया है। तो ये वर्जन है जो याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारा राइट डाउन कर लेना, थोड़ा सा स्क्रीन को पीछे करके, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर। क्या है? तो सबसे पहले प्रिंटर क्या है ये आपको मालूम है, आउटपुट डिवाइस। लाइन प्रिंटर क्या है? वैसा प्रिंटर जिसकी स्पीड जो है, वैसा प्रिंटर जिसकी जो स्पीड जो है मेरे प्यारे साथियों, वो LPM में मेजर की जाती है। किसमें? LPM में, लाइन पर मिनट में। जैसे कि आपका आपने नाम सुना होगा, इसका नाम डेजी व्हील हो गया, डेजी व्हील हो जाएगा इसमें। और आपका जो, हाँ डेजी व्हील आ जाएगा इसमें, डेजी व्हील नहीं आएगा इसमें। डेजी व्हील को CPS में मेजर किया था। इसका एग्जांपल है आपका, मैं भूल रहा हूँ, इंकजेट प्रिंटर। हाँ, इंकजेट प्रिंटर जो है, जो कलर प्रिंटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। इसकी स्पीड LPM में मेजर की जाती है। तो वो किस पे निर्भर करता है? पेपर मूवमेंट पे, कार्टेज जो यूज होता है उस पर, लेंथ ऑफ पेपर, या सभी मुद्दों पर निर्भर करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर, तो लाइन प्रिंटर किसे कहा था? वैसा प्रिंटर जिसकी स्पीड LPM में मेजर किया जाता है, जैसा कि इंकजेट, वो प्रिंटर जो हमारे कलर वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर क्या हो गया गाइस? तो राइट आंसर विल बी, मैं आपको बता दूं, सही आंसर यहाँ पे होने वाला है पेपर मूवमेंट। पेपर मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। पेपर के मूवमेंट पे, और किसी पे ये डिपेंड नहीं करता। पेपर मूवमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो एक बार मैं देख सकता हूँ। अगले क्वेश्चन नंबर 8। इन लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर वो है जो जेरॉक्स में हम इस्तेमाल होता है हमारे घर पे, जो आमतौर पे सारे घर में जो है अब यही इस्तेमाल होता है अभी के तौर पे। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर जो है इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन द सरफेस ऑफ ड्रम। कौन सा बीम को वहां पे रिफ्लेक्ट किया जाता है? मैग्नेटाइज्ड लेजर बीम, फोटोसेंसिटिव लेजर बीम, मैग्नेटिक लेजर बीम, या फिर आपका कार्बन बीम होता है? कौन सा है जिसका वहां पे रिफ्लेक्शन किया जाता है? चलिए सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? अगर यहां पे देख पा रहा हूं तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हमारा होने वाला है, आंसर होगा आपका, मैग्नेटाइज हो गया, फोटोसेंसिटिव, मैग्नेटिज्म हो गया, कार्बन बीम। आंसर होगा फोटोसेंसिटिव। फोटोसेंसिटिव का रिफ्लेक्ट किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कहा जा रहा है? रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, यानी कि लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन, दैट मीन उसकी क्वालिटी। सिंपल सा बात है, रेजोल्यूशन की मतलब क्वालिटी है, वो किस में मेजर किया जाता है? वो DPI में किया था, यानी डॉट पर इंच में किया था, RPM में यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट में किया जाता है, CPS में दैट मीन्स कैरेक्टर पर सेकंड में किया जाता है, या PPM पेज पर मिनट में किया जाता है। गाइस रेजोल्यूशन दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ प्रिंटर, तो वो आपका क्या होता है याद रखिएगा। रेजोल्यूशन दैट मीन्स DPI डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। देखो यार, किसी की भी क्वालिटी पूछा जाए ना गाइस, तो वहां पे DPI आंसर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। RPM जो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये किसी भी हार्ड डिस्क की स्पीड को मेजर किया जाता है, हार्ड डिस्क की स्पीड को मेजर किया जाता है। बोल रहा हूं मैं, इतना इंफॉर्मेशन दे दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। CPS है जो प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है, प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है, ठीक है। और PPM यानी पेज पर मिनट से भी प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है। CPS कैरेक्टर पर सेकंड और PPM पेज पर मिनट। ये सब क्या है? तो ये एक यूनिट है जिससे ये सब की क्वालिटी मेजर की जाती है, मतलब स्पेसिफाई की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पे पूछा गया था रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर, दैट मींस क्वालिटी ऑफ लेजर प्रिंटर है वो मेरा DPI में मेजर किया जाता है, दैट मींस डॉट पर इंच में मेजर किया जाता है। और हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो RPM, फुल फॉर्म लिख लेना, रिवॉल्यूशन पर मिनट में किया जाता है। CPS होता है कैरेक्टर पर सेकंड, और PPM होता है पेज पर मिनट। ये दोनों है, उसकी स्पीड जो है वो प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है, ये दोनों क्वालिटी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत सटीक पूछा गया है। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 98। 98 एक डेसिमल वैल्यू है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिया गया है,
तो इसका बाइनरी वैल्यू क्या होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर पेन कॉपी आपके सामने, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि आपके पेन कॉपी जो है वो आपके समक्ष होना चाहिए, तभी आपको ये क्लास पसंद आएगा, नहीं तो सबसे बोरिंग लगेगा यार। मैं सिंपल सा बताता हूं, वैसे भी इस सब्जेक्ट को पढ़ने में सबको बोरिंग ही लगता है, क्योंकि सब ये मेंस वाला पेपर है ना, सब मेंस वाला पेपर बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि इंटरेस्ट अगर लेना है, और सिंपल सी बात है, अगर इसमें अगर 0.25 से अगर फेल हो गया ना, तो आपका रिजल्ट रुक जाता है यार, और वो बड़ा खराब होता है। इसलिए बस मैं यही कहता हूं कि आप समय से यहां पे आ जाए कीजिए। पेन और कॉपी अगर आपके पास है तो आपको समस्याएं नहीं आएगी, आप तरीके से यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट बढ़ता हूं। चलिए, राइट आंसर के बाद 98 है, 98 है आपका, इसका डेसिमल क्या होगा। तो गाइस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 देन वी कैन डबल, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 62 सॉरी 64 और 64 का डबल 128। तो रूल ये कहता है कि जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी अगर निकालने के लिए दिया जाए, तो आप तरीका ये है, काउंटिंग स्टार्ट करना 1 से, और दुगुना आप तब तक करना जब तक ये जो क्वेश्चन दिया है उससे छोटा या उसके बराबर ना मिल जाए। तो जैसे 64 आ गए, ये उसके छोटा हो गया, या बराबर तो नहीं हुआ लेकिन छोटा हो गया। अब इसका मैं डबल करता हूं तो वो 128 आ जाता है, लेकिन वो 98 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए वो कंसीडर नहीं होगा। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप, इनमें से कौन कौन सा डिजिट को ऐड करेंगे कि मेरा 98 आ जाता है। 64 और 32 कितना हो गया, 96 हो गया, 96 एंड 2 98, 98 क्लियर है। रेस्ट सारे वाले को जीरो कर दो, दिस ऑल आर जीरो। अब ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है, क्लियर है। तो आंसर क्या है, 11 000 11 कहीं है, 0001, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इससे देखो कन्वर्जन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है बहुत, आज 70 वीडियो में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है बहुत सारी चीजें। तो गाइज मेरा यही कहना है कि एक बार सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बस स्पीड इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जो बस की स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपको यहाँ पे डेटा बहुत तगड़ा दिया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर आप यहाँ पे सही कर पाओगे, ठीक है। राइट आंसर क्या है ये मुझे आप यहाँ पे बता दो। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होता है, आंसर आपका हो गया मेगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज। याद रखिएगा, स्पीड मदरबोर्ड में जो बस की स्पीड होती है, बस की स्पीड यानी कि वायर से जो डेटा फ्लो होता है उसकी, वो मेगा हर्ट्ज में मेजर की जाती है। जब इसके अलावा जीबीपीएस, केबीपीएस और एमबीपीएस जो है, ये आपका डेटा ट्रांसफर रेट की स्पीड है, डेटा ट्रांसफर रेट की स्पीड है, यानी कि कोई भी इंटरनेट वगैरह में स्पीड जाता है, ये डेटा ट्रांसफर रेट है। और आरपीएम अभी मैंने बता दिया था, ये आपका हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर किया जाता है, किसका, हार्ड डिस्क की स्पीड मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर मेरे प्यारे साथी, वो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। विच एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव मिनिमम वैल्यू। इनमें से कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन है जो आपका मिनिमम वैल्यू को, इनमें से कौन सा है जो आपको मिनिमम वैल्यू को रिट्रीव करके देता है। मिनिमम वैल्यू को रिट्रीव कौन करता है, ठीक है। चलिए, तो गाइज अगर मैं बात करता हूं यहां पे एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर मिनिमम के लिए क्या इस्तेमाल होता है। चलिए, तो मिनिमम के लिए अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो वो आपका MIN होता है, मिनिमम होता है। मिनिमम के लिए, ये सम के लिए, एवरेज के लिए, और ये मैक्सिमम के लिए, इतना ही तो एग्रीगेशन फंक्शन है यहाँ पे। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, मिनिमम के लिए MIN होता है, और एसक्यूएल एग्रीगेशन है, ठीक है। तो एसक्यूएल एग्रीगेशन में मिनिमम के लिए MIN है, मैक्सिमम के लिए मैक्स है, एवरेज के लिए AVJ है, और सम के लिए आपका सम है, ये आपका फर्जी है, ठीक है। चलो,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्या है सर, वो मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए आगे की बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे प्यारे साथियों, विच इज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है एग्जाम में। लार्जेस्ट हेडिंग जो होता है, ठीक है, सबसे टॉप वाला को हम लोग लार्जेस्ट कहेंगे वहाँ पे। व्हाट इज द करेक्ट HTML एलिमेंट ऑफ द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग यानी सबसे टॉप वाला होगा, कौन सा होगा। टैग, ये सारे टैग होते हैं, आपको मालूम है, ये H1 H2 टैग है हेडिंग लेने के लिए। लार्जेस्ट क्या होगा, H1 जो है वो आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और H6 आपका लोवेस्ट हो जाएगा। तो सबसे लार्जेस्ट कौन है, H1 है, वो सबसे पहला होता है, इसलिए हम लोग लार्जेस्ट यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यही वाला हो गया है। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। H1 आपका यही हो गया, H1 आपका लार्जेस्ट हो गया। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जब कोई की प्रेस होता है, विच स्टैंडर्ड यूज फॉर कन्वर्टिंग द की स्टॉक इन द करस्पॉन्डिंग बाइट्स। सिंपल सा बात है, कीबोर्ड में अगर कोई भी अगर हम लोग अगर लिखते हैं ए, तो ए को करस्पॉन्डिंग बिट्स में 10 में अगर कन्वर्ट किया जाता है, सिंपल सा बात है, कंप्यूटर 10 ही समझेगा। तो किसी भी की स्ट्रोक को करस्पॉन्डिंग बिट में कन्वर्ट करने के लिए कौन से रूल का उपयोग किया जाता है। एनसी का किया जाता है, एस्की का किया जाता है, इबिडिक का किया जाता है, या बीसीडी का किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर है आपका एस्की किया जाता है, यानी कि अमेरिकन, लिख लेना कहीं साइड में कीबोर्ड, ये बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसके बारे में आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। और ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका लेंथ होता है 7 बिट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साइज भी इसका पूछा जाएगा। और भी जो जो प्रश्न बन सकते हैं आगे हम लोग जिक्र करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू डायरेक्टरीज इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो किसी भी डायरेक्टरी, डायरेक्टरीज क्या होता है, अगर मैंने सी ड्राइव है, ये डायरेक्टरी है, एक ऐसा फोल्डर जिसमें मल्टीपल सब फाइल्स होते हैं या मल्टीपल सब फोल्डर्स होते हैं, उसे डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टरी के बारे में कौन सा कहना सही है। उदाहरण के तौर पर सी ड्राइव है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे विवेक बना दिया, इसके अंदर मैंने कंप्यूटर बना दिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैंने आरआरबी का फोल्डर बना दिया, तो ये आपका डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। तो गाइस, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्टरी विद फाइल्स कैन बी डिलीटेड, यस ये हो सकता है। डायरेक्टली कैन नॉट बी रीनेम्ड, बिल्कुल गलत। डायरेक्टरी का रीनेम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अगर मैंने विवेक नाम का कोई डायरेक्टरी बना दिया है, तो उसके अंदर अगर मैं चाहूंगा कि भाई उसको मैं IBPS नाम का बना दूं, तो वो पॉसिबल है, यानी रीनेम कर सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 2, वो आपका रॉन्ग है। किसके रिगार्डिंग, तो वो आपके डायरेक्टरी के रिगार्डिंग। तो गाइज, ये था आज का टॉप का 15 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। बस पेशेंस रख के यहाँ पे 11 बजे रोजाना मेरे साथ मिलिए, बेहतरीन क्लास दूंगा आपको। और क्या रिक्वायरमेंट है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हाँ, कुछ चैप्टर्स रह गए हैं पढ़ाने के लिए, तो गाइज जैसे ही ये सीरीज मैं खत्म करूंगा, कम से कम आपको 15-15 क्वेश्चन अगर करवा रहा हूं, तो टारगेट 100-200 क्वेश्चन का आपके पास जब कलेक्शन में दे दिया करूंगा, उसके बाद में फिर चैप्टर पे आऊंगा। ये हमारे लिए अच्छा है कि एग्जाम का डेट हमारे लिए एक्सटेंड हो गया है। चूंकि एग्जाम का डेट आ चुका था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो इस वीक तक मैं क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगा, नेक्स्ट वीक से फिर मैं टॉपिक पे आ जाऊंगा। तो आप परेशान मत होइएगा, बस लगातार यहाँ पे 11 बजे मेरे साथ जुड़िए। साथ ही साथ अनअकैडमी मेरे साथ जुड़िए, लिंक आपको मेरा प्रोफाइल का नीचे मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा गाइज, अगर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को आप लेना चाहते हैं, तो तरीका बस यही है। अनअकैडमी का ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, आपको गोल चूज करना है। अगर आपका गोल बैंक है तो बैंक गोल चूज कीजिएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे टिक करना है। उसके बाद प्राइस डिनोमिनेशन चूज करना है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ। बैंक की तैयारी या तो 12 मंथ में होती है या तो 24 मंथ में होती है। 12 मंथ उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएट हैं, और 24 मंथ उन बच्चों के लिए जो अपियरिंग है। तो 12 मंथ की फी है 6000। तो एक छोटा सा रेफरल कोड यहाँ पे लगाना है, पांडे11, PANDEY11। उससे वो फी है वो 5400 रुपया हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस टू पे करना है। प्रोसेस टू पे करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और EMI फैसिलिटी भी आ जाएगी। तो
तो किसी भी मोड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप कोर्स ले रहे हैं तो इसी रेफरल कोड को अप्लाई करना है, पांडे11। ठीक है, चलिए। तो गाइस कैसा लगा सेशन ये मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कम रहते हैं, मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा अटेंडेंस पहले वाला फिर से लेता है, एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गया, बच्चे स्लो हो गए। रोजाना क्लास में यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। अभी अगर लाइव मोड में नहीं, फिर भी मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आप मिसिंग ना हो, हमारा कांटेक्ट ना छूटे। इसी तरह मैं हर दिन क्लास यहाँ पे लेके आऊँगा, तो बस आपको यहाँ पे पहुँचे रहना है। ठीक है, चलिए साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।